हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 9 क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम विकास की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। कल के लेक्चर में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था बाल विकास पर वातावरणीय कारकों का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज हमें यहाँ पर विकास की अवस्थाएं डिस्कस करना है। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, आपको जो मेन फोकस रखना है वो अपना एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था पर रखना है, लेकिन बाकी अवस्थाओं को भी थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जब आपका मैचिंग वाला कोई क्वेश्चन आता है या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है विशेषताओं वाला, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आइए देखते हैं विकास की अवस्थाएं। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि विकास की अवस्थाएं कहते किसे हैं। तो व्यक्ति में होने वाले जो समस्त परिवर्तन हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक, अब व्यक्ति में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं और आपके क्या है, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों को ही हम विकास में सम्मिलित करते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक आपका जो आपका परिवर्तन है वो आपका विकास में आएगा। नहीं, व्यक्ति के अंदर होने वाले समस्त जो परिवर्तन है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस टर्मिनोलॉजी को, यही आपसे पूछा जाएगा। व्यक्ति में होने वाले समस्त परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विकास किसे कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे केवीएस में पूछे जाएंगे। ये आपको माइंड में रखना है कि कैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इन्हीं परिवर्तनों पर आपके व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है। किसका? व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो व्यक्ति के विकास की एक निश्चित दिशा होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है आपका, उस व्यक्ति के विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, कैसी होती है दिशा? निश्चित होती है। परिवर्तन एक निर्धारित क्रम में आगे होता है। इसका निश्चित दिशा का मतलब क्या है कि परिवर्तन एक निर्धारित क्रम में होता है। किसमें? निर्धारित क्रम में ही आपका होता है। जैसे सबसे पहले भ्रूण बनता है, फिर शिशु बनता है, उसके बाद बालक, उसके बाद आप किशोर होते हैं, उसके बाद युवक, उसके बाद प्रौढ़ बन जाता है व्यक्ति, उसके बाद आपकी वृद्ध हो जाते हैं, है ना। तो ये आपका एक निश्चित क्रम है। इसी निश्चित क्रम में व्यक्ति का विकास होता है कि नहीं, ये सभी को पता होगा। तो ये निश्चित क्रम आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब ये जो विकास हो रहा है, विकास में परिवर्तन दो तरीके का होता है। हालांकि मैं आपको वृद्धि एवं विकास में पढ़ा चुकी हूँ, बट थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, विकास में परिवर्तन, मैंने आपसे कहा कि विकास में परिवर्तन दो तरीके का देखने को मिलता है। परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसको आपको याद रखना है। पहला आपका जो परिवर्तन है वो होता है आपका मात्रात्मक, और दूसरा आपका परिवर्तन होता है गुणात्मक परिवर्तन। पहला मैंने आपसे कहा मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, एंड सेकंड मैंने आपसे कहा है गुणात्मक परिवर्तन। कौन सा? गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन एंड गुणात्मक परिवर्तन। तो आपके मात्रात्मक जो परिवर्तन है, इसमें जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब आते हैं। किसका? लंबाई का बढ़ना। किसका? लंबाई बढ़ना। तो लंबाई बढ़ना हमारा किस में आएगा? लंबाई बढ़ना मात्रात्मक में आता है। मतलब जिसको हम माप सकते हैं, जैसे आपका वजन का बढ़ना, आप अपने वजन को बता सकते हैं। ये सब मैं देखिए बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, बस एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन, ये सब क्या है? भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन, ये गुणात्मक परिवर्तन है। भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन। भाषा सीखने की क्षमता में जो परिवर्तन है, ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं गुणात्मक परिवर्तन में। गामक कौशल का विकास, तो गामक कौशल जो है हमारे, गामक कौशल का जो मोटार स्किल जो होते हैं, इनका विकास किस में होता है? ये भी हमारा इसमें ही होता है, गुणात्मक विकास में होता है। ठीक, तो ये रहे आपके विकास में परिवर्तन। अब मैं बात करूं विकास की अवस्थाओं की, तो विकास की अवस्थाओं में ना अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी अलग अलग तरीके से जो है विकास की अवस्थाओं को दिया। लेकिन मानक रूप से हमें तीन ही अवस्थाएं पढ़नी होती हैं। शैशवावस्था, जिसे आप कहते हैं इन्फेंसी, बाल्यावस्था चाइल्डहुड, एंड किशोरावस्था एडोलेसेंस आपको पढ़ना होता है। ठीक, आइए आज हम बेसिकली जो अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो शैशवावस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, हेडिंग करिए आप लोग, शैशवावस्था। देखिए, आपको एक ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ में लग रहा है कि आप लोगों को मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ओवरव्यू लेना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज़ आप लोग खो जाएंगे। ठीक है, और आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आपका सिलेबस पूरा ही करवा कर, चाहे जो भी हो जाए, मेरी अंतिम सांस भी अटकी होगी ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मैं आपका सिलेबस पूरा करवाऊँगी, चाहे जो हो जाए। तो आप सिलेबस से बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आप अपनी पढ़ाई करिए, जो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं शैशवावस्था की बात करूं, तो शैशवावस्था का जो समय है वो आपका 0 से 6 वर्ष आपका माना गया है। कब से कब तक? 0 से 6 वर्ष का आपका माना गया है। अब ये जो शैशवावस्था है, इसके बारे में आपके जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी जो है स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन आपको जो कुछ
फेमस आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो पॉपुलर हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको ही पढ़ना है, आपको सभी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है न्यूमैन की, ठीक है, किसकी? न्यूमैन की बात आती है। तो न्यूमैन ने कहा है आपका जन्म से 5 वर्ष की अवस्था शारीरिक तथा मानसिक, आपका जो है मानसिक दृष्टि से अत्यंत ग्रहणशील मानी जाती है, ऐसा आपकी न्यूमैन ने कहा है। तो जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 ईयर की अवस्था शारीरिक तथा मानसिक, शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से अत्यंत ग्रहणशील मानी जाती है, अत्यंत ग्रहणशील, ठीक है। मानी जाती है, तो ये न्यूमैन ने बोला है। इसके बाद आते हैं हम किस पर? इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रेंग की बात करते हैं। इनकी जो डेफिनेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्ट्रेंग का जो कहना है वो क्या है? तो स्ट्रेंग ने कहा है आपका जन्म के 3 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। किसमें? जन्म के 3 वर्ष में। देखिए वर्ष को मैं वाई यानी कि ईयर से डिनोट करूँगी तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक है। 3 ईयर में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक, अब स्ट्रिंग को आपने जान लिया। इसके बाद आते हैं वैलेंटाइन। आपका वैलेंटाइन आने वाला है तो अब इनको भी याद रखना है। उस वैलेंटाइन के अलावा इस वैलेंटाइन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उस वैलेंटाइन से तो पता नहीं मिला भी होगा कुछ की नहीं, लेकिन इस वाले से बहुत कुछ मिल सकता है। तो आपको वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सीखने का अनोखा काल जो है आपका कौन सी अवस्था है? तो शैशवावस्था आपका जो है सीखने का अनोखा काल है। किसका? सीखने का अनोखा काल है। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, ठीक है। ये हो गया आपका वैलेंटाइन की परिभाषा। अब इसमें लास्ट जो थॉर्नडाइक हैं इनको तो देखो याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रथम आपके शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, तो थॉर्नडाइक को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि 3 से 6 वर्ष का जो बालक है, 3 से 6 वर्ष का बालक, 3 से 6 वर्ष का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। अब सोच लीजिए आपकी 3 से 6 वर्ष का बालक जो है अर्ध स्वप्न की अवस्था में अगर रहने की बात कही जाए तो वो वैलेंटाइन ने कही है, ठीक है, कि अवस्था में रहता है, कि अवस्था में रहता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है, इनको लिख तो लिया होगा। जब कभी भी आपसे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अत्यंत ग्रहणशील की बात की जाए तो न्यूमैन को याद रखना है, ठीक है। भावी जीवन का शिलान्यास की बात की जाए तो स्ट्रेंग को याद रखना है। अगर अनोखा काल कहा जाए, सीखने का अनोखा काल, तो वैलेंटाइन को याद रखना है। और अर्ध स्वप्न कहा जाए तो थॉर्नडाइक को याद रखना है। दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ याद नहीं रखना। जो मेन है आपका वो है शैशवावस्था की विशेषताएं, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। शैशवावस्था की विशेषताएं। देखिए चूंकि मुझे सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप लोग खुद ही कहोगे कि ऐसा कैसा आप पढ़ा रही हैं। एक देखिए जो मेंटर होता है उसकी एक ये जो कला है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि वो जो प्रेजेंट कर रहा है, वो प्रेजेंट जो करने का तरीका है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि सभी को समझ में आना चाहिए, है ना। देखिए आप सभी लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, तो हर एक व्यक्ति को मुझे ध्यान में रखना है ना। और अगर सबको ध्यान में रखकर चलेंगे तभी वो प्रभावी माना जाएगा। अगर मैं किसी एक बच्चे को टारगेट करके चल रही हूँ तो वो शिक्षण प्रभावी थोड़ी होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको शैशवावस्था की विशेषताएं पढ़ना है। सबसे पहला आता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, अगर मैं आपसे बात करूँ शारीरिक विकास की, तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। क्यों होता है भाई ऐसा? ऐसा आखिर क्या होता है बच्चे में? ऐसा इसलिए होता है कि जो छोटा बालक होता है ना उसके अंदर मांसपेशियों की संख्या अधिक होती है। मांसपेशियां यानी कि मसल ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से तीव्र गति से उसका शारीरिक विकास होता है। तो आपको याद रखना है कि तीव्र गति से होता है। क्या? शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। क्योंकि क्या? क्योंकि आपके शैशवावस्था में क्योंकि शैशवावस्था में बालक में क्या होती हैं? मांसपेशियां यानी कि मसल्स होती हैं। मांसपेशियां होती हैं, ठीक। मांसपेशियों की संख्या अधिक होती है, ठीक।
ये जान लिया आपने। जो प्रथम 2 वर्ष होते हैं, कौन से? प्रथम 2 वर्ष। ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम 2 वर्ष में आपका शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाएगी। बालक जितना छोटा होगा उसके विकास में उतनी तीव्रता पाई जाएगी। जैसे ही जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके विकास में जो है शारीरिक विकास जो है इसमें तीव्रता आपकी थोड़ी सी कम होती जाती है। शारीरिक विकास में तीव्रता कब पाई जाएगी? जितना कम उम्र का बालक होगा। तो शुरुआत के जो 2 वर्ष होते हैं इसमें जो आपका शारीरिक विकास है, शुरुआत के 2 वर्ष में शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। ठीक है, तीव्रता पाई जाती है। याद रखना है कि प्रथम 2 वर्ष में शारीरिक विकास में क्या होगा? तीव्रता पाई जाती है। बच्चे की उम्र जितनी कम होगी उसके शारीरिक विकास में उतनी ही तीव्रता पाई जाएगी, याद रखिएगा। प्रथम वर्ष में लंबाई और भार में तीव्रता देखने को मिलती है। किसमें? प्रथम वर्ष में लंबाई और भार में तीव्रता, लंबाई और भार में तीव्रता देखने को मिलती है। ठीक है, देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, 6 माह की अवस्था में शरीर का भार जन्म के समय के भार का दोगुना होता है। ये लास्ट पॉइंट है आपका इसी में। मेरे पास जगह तो नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो आपको नोट करना है। 6 माह की अवस्था में, कब? 6 माह की अवस्था में, 6 माह की अवस्था में शरीर का भार, 6 माह की अवस्था में शरीर का भार जन्म के समय के भार का 2 गुना होता है। कितना? 2 टाइम्स होता है। ठीक है, 2 गुना हो जाता है। तो ये आपने पढ़ लिया यहाँ पर शारीरिक विकास। अब जो नेक्स्ट होगा इसमें क्या होगा? मानसिक विकास। तो शैशवावस्था में हमें मानसिक विकास पढ़ना है। अब देखिए, मानसिक विकास इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? आइए, शैशवावस्था में मानसिक क्रियाएं जो होती हैं इनमें भी तीव्रता पाई जाती है। अब मानसिक क्रियाएं क्या हैं? मानसिक क्रियाएं होती हैं आपकी, जैसे कल्पना हुआ, आपका क्या? कल्पना हुआ। और ध्यान से देखना। देखो, ध्यान से देखने को आपके साइकोलॉजी में एक अलग टर्म दिया गया है। क्या? अवधान दिया गया। अवधान कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखना। संवेदना, ठीक है, और आपका प्रत्यक्षीकरण, ये सब क्या है? ये सब आपकी मानसिक क्रियाएं हैं। प्रत्यक्षीकरण, तो इन सभी चीज़ों में आपकी मानसिक क्रियाओं में तीव्रता पाई जाती है। तो आपको नोट कर लेना है, शैशवावस्था में, मैं इस तरीके से लिखती हूँ, शैशवावस्था में मानसिक क्रियाओं में तीव्रता पाई जाती है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, पाई जाती है। ठीक है, सीखने में तीव्रता पाई जाती है इस अवस्था में। ये जो अवस्था है इसमें कल्पना बाहुल्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कल्पना बाहुल्यता पाई जाती है। तो कहा जाता है कि कल्पना बाहुल्य अवस्था कौन सी है? तो कल्पना बाहुल्य, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है भाई, कि कल्पना बाहुल्य अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी शैशवावस्था, कल्पना बाहुल्य अवस्था होती है। ठीक, अगर आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएं कि कल्पना बाहुल्य अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो आपको याद रखना है कल्पना बाहुल्य अवस्था जो होती है वो होती है आपकी शैशवावस्था। कल्पना को ही यथार्थ समझता है इस अवस्था में। तो याद रखना है इस अवस्था का बालक, मैं पेन का कलर चेंज कर ले रही तो आपको समझ लगेगा। ठीक है, इस अवस्था में बालक कल्पना को ही, क्या? जो चीज़ वो कल्पना करता है उसी को यथार्थ मान लेता है। कल्पना को ही यथार्थ मानता है। ठीक है, यथार्थ मानता है। याद रखेंगे आप लोग कि कल्पना बाहुल्य अवस्था कौन सी है? कल्पना लोक में ही वो विचरण करता रहता है। अब ये मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो शैशवावस्था का बालक है, एक आप सभी ने किया होगा, मैंने भी किया हुआ है, कि इस तरीके से एक जो है एक लाठी रहती थी, इस लाठी में एक रिंग ली जाती थी, है ना। वो गैराज वगैरह से हम लोग को मिलता था। ठीक है, गैराज वगैरह से एक रिंग मिलती थी, इस तरीके की होती थी, इसमें बीच बीच में ऐसे गोल गोल छर्रे लगे रहते थे, है ना। तो ये ना रिंग घूमती है। ठीक, तो जब इसको लकड़ी में पिवो लेते हैं तो ये रिंग
घूमने लगती है, ऐसे आगे बढ़ती है, तो इसी को गाड़ी मान लेते, फिर उसी को करते रहते, वी 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 पी 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 पी, हटो हटो हटो, ऐसे करते थे ना सब लोग। तो ये क्या है, ये आपका कल्पना बहुल अवस्था है कि आपने इसी चीज़ को क्या मान लिया, इसी चीज़ को आपने गाड़ी मान लिया कि नहीं, सभी ने ये सब किया होगा, है ना। एक रस्सी ली, एक रस्सी इस तरीके से है, इसमें बच्चों को बिठा लिया जाता था, एक बच्चा है अपने पीछे बिठा लेता था अपने दोस्त को, दो और दोस्त बैठ गए पीछे, ठीक है। इसके बाद आप आगे वाला बच्चा देखना ऐसे ट्रेन की तरह खींचता है और पूरी आवाज़ भी निकालता है, चुक 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 चुक, सारे बच्चों को बिठाता जाता है। फिर एक बच्चा रास्ते में मिलेगा, कहेगा आओ तुमको भी बिठाएं, ट्रेन जा रही है, चुक 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 चुक, एक और बच्चा मिला आगे, ऐसे बिठा लेता है। तो ये क्या है, इसने इसी रस्सी को अपना ट्रेन बना लिया। ये क्या है, कल्पना बहुल अवस्था है कि उसने क्या किया, कल्पना को यथार्थ मान लिया। लाठी को ही किसने क्या मान लिया, गाड़ी मान लिया। रस्सी को ही क्या मान लिया, रेलगाड़ी मान लिया। ये होती है कल्पना बहुल अवस्था। आई होप आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट, आपका जो विशेषता है वो अनुकरण की प्रवृत्ति। इस अवस्था के जो बालक हैं इनमें अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसी अनुकरण की प्रवृत्ति से बालक जो है आपका सीखता है। ठीक, अनुकरण की प्रवृत्ति आप देखना, जैसे अगर आपका कोई बेबी होगा या फिर आप अपने घर में भी देखना, तो अगर घर में आप बात करते हैं फ़ोन पर तो इस अवस्था का बालक नकल करता है। जैसे आप कहोगी कि अपने अगर आप मायके में बात कर रही होगी कि हाँ मम्मी ये सब, तो वो नकल करता है, कान में लगाता है फ़ोन, जैसे जैसे आप बोलोगे सारी नकल करता है, पूरी पूरी आप वो कॉपी करता है। जैसे सपोज़ करिए कि आप अपनी सास की बुराई कर रहे हैं, अरे वो तो बहुत गंदी हैं, बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं रखती हैं, परेशान करती हैं हमको, तो बच्चा भी वैसे ही नकल करता है, पूरी पूरी टोटल वैसे ही नकल करता है। तो ये क्या है, अनुकरण की प्रवृत्ति। लेकिन इसी अनुकरण की प्रवृत्ति से बालक जो है स्कूल में सीखता है। कैसे, जब वो जाता है स्कूल में तो मैम उसको कविता जो है सुनाती हैं। जैसे मैंने सुना है, चंदा मामा आओ ना, साथ हमें ले जाओ ना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। तो ये क्या है, इसी को फिर रिपीट करता है बच्चा और वो सीखता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँगी चंदा मामा आओ ना, तो बच्चा इसको बोलेगा चंदा मामा आओ ना, साथ हमें ले जाओ ना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। तो ये क्या है, अनुकरण की प्रवृत्ति है। आई होप आप समझ गए होंगे। अनुकरण की प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था का बालक जो है पर निर्भर होता है। पर निर्भर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, पर निर्भरता का मतलब है दूसरों पर निर्भरता। हालांकि अभी भी हम लोग पर निर्भर ही हैं, क्योंकि अभी तक जॉब नहीं लगी हुई है, तो किस तरीके से आप कह सकते हो कि अभी भी पर निर्भर। अब यहाँ पर निर्भरता अलग तरीके की शो होती है। पर निर्भरता शारीरिक और सांवेगिक रूप से है यहाँ पर। ठीक है, शारीरिक रूप से बालक किसी और पर डिपेंड होता है। मान के यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बालक को अगर पोटी भी करनी होगी ना, तो वो रो के सो करेगा, रोएगा, तब पता चलता है माँ को कि बालक को जो पोटी आई हुई है। तो वो शारीरिक तथा सांवेगिक रूप से जो है किस पर निर्भर होता है, अपने घर वालों पर डिपेंड होता है ना। जबकि इस अवस्था में क्या है, हम पर निर्भर नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप से कर सकते हैं, नहाना धोना खाना पीना एवरीथिंग। लेकिन जब आप शैशवावस्था में होंगे तो आप शारीरिक और सांवेगिक रूप से जो है आप किसी पर डिपेंड होंगे। ठीक है, रूप से किसी दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपका पर निर्भरता हो गई। ठीक, अब आपका यहाँ पर आता है संवेग में प्रबलता। ये जो संवेग में प्रबलता है इसको समझिए। ठीक, शैशवावस्था में बच्चे जो हैं इनके संवेगों में उग्रता पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ये देखिए बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है शैशवावस्था में बालक के संवेगों में क्या पाई जाती है, उग्रता पाई जाती है। ठीक, देखिए आपने जो है 3 अवस्थाएं अभी मैंने आपको बताया। एक तो मैंने बताया सबसे पहले शैशवावस्था, फिर मैंने आपको बताया कौन सी अवस्था, फिर मैंने आपको बताया है बाल्यावस्था, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही समझाने के लिए। और तीसरा मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था, इन्हीं का अध्ययन करना होता है हमें। ये 0 से 6 वर्ष मानी जाती है, 6 से 12 वर्ष होती है और ये 12 से आपकी 18 वर्ष होती है। शैशवावस्था में संवेग जो है उनमें उग्रता पाई जाती है। क्या उग्रता पाई जाती है, उत्तेजित हो जाते हैं बच्चे जल्दी। उसके बाद बाल्यावस्था में जो संवेग हैं इनमें थोड़ा सा संवेगों पर कंट्रोल करना वो सीख जाता है। ठीक है, हालांकि वो सीखता नहीं है लेकिन ऐसा शो करता है कि वो सीख गया है, इसीलिए इसे छद्म अवस्था कहा गया है ना, मिथ्या परिपक्वता कहा गया है। ठीक, तो इस अवस्था में जो बालक है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। क्या, नियंत्रण करना सीख जाता है। लेकिन जब किशोरावस्था में होता है ना, तो उसके जो संवेग हैं वो प्रचंड अवस्था में होते हैं। कैसे, प्रचंड अवस्था में होते हैं, प्रचंड अवस्था में होते हैं।
तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि संवेग में उग्रता कब, शैशवावस्था में, नियंत्रण करना सीख जाता है बाल्यावस्था में, यही संवेग प्रचंड अवस्था में कब होते हैं, तो प्रचंड अवस्था में, किशोरावस्था में होते हैं। ठीक, तो इतना आप याद रख लेंगे। अब आपने ये पढ़ लिया है कि विशेषताएं क्या हैं। अब हमको 1 बाय 1 करके थोड़ा सा और अध्ययन करना है। हमें शैशवावस्था में शारीरिक विकास को अच्छे से पढ़ना है। अब ये क्या बात हुई मैम कि फिर से आप यहाँ पर बता रही हैं, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये बताया है कि शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, पर मैंने ये नहीं बताया है कि आपके शैशवावस्था में बालक जो है, इनमें हड्डियाँ कितनी होती हैं, दांत कितने होते हैं, कब निकलना शुरू होते हैं, इनकी ऊंचाई क्या होती है, ये सब भी तो पढ़ना होगा ना। तो शैशवावस्था में आपको शारीरिक विकास हेडिंग करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कई सारी फैक्चुअल चीज़ें आपकी सामने निकल कर आती हैं, वो आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ ऊंचाई को, किसको, ऊंचाई को बताने वाली हूँ, हाइट, HEIGHT, हाइट। हाइट में आपको याद रखना है कि जन्म के समय बालक की जो लंबाई है तो वो आपकी कितनी 51 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई, मैं लंबाई को इस तरीके से लिख रही हूँ, लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 51 सेंटीमीटर होती है। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं, 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक, प्रायः जो आपके बालक हैं वो 51.50 के होते हैं और बालिकाएं 51 सेंटीमीटर की होती है, बट इतना आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, अब शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं लिख देती हूँ, शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में, संपूर्ण अवधि का मतलब है 0 से 6 वर्ष, संपूर्ण अवधि में मानी जाएगी। संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालिकाओं की तुलना में, किसकी, बालिकाओं की तुलना में अधिक होती है। तो बालक की लंबाई, बालिकाओं, आपके जो बालक हैं उनकी लंबाई बालिकाओं की तुलना में कैसी होती है, अधिक होती है। ये आपके लिए पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, शैशवावस्था में बालक का विकास आगे रहता है बालिकाओं से, तो नेक्स्ट पॉइंट यही रखना है आपको, शैशवावस्था में बालक का विकास बालिकाओं से आगे रहता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें नोट करना है क्या, ऊंचाई आपने देख लिया। ठीक, इसके बाद आता है भार। क्या आता है, भार। तो भार भी पढ़ना जरूरी है भाई, भार क्या होगा। तो संपूर्ण शैशवावस्था में बालक का भार बालिकाओं से अधिक ही होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको यही नोट करना है कि संपूर्ण शैशवावस्था में बालक का भार, किसका, बालक का भार बालिकाओं से कैसा होता है, बालिकाओं के भार से लिखना चाहिए, के भार से अधिक होता है। याद रखेंगे कि नहीं। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, तो नवजात शिशु का भार आपको याद रखना होगा, नवजात शिशु का भार कितना होता है आपका, 3 किलोग्राम कहें आप, कितना, 3 किलोग्राम कहें, या फिर आप 7 पाउंड कह सकते हैं, इतना आपका होता है। ठीक है, प्रथम 6 माह में शिशु का भार जन्म के समय के भार का दोगुना होता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना होता है सिर तथा मस्तिष्क को पढ़ना है, किसको, सिर तथा मस्तिष्क। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा इसको, सिर तथा मस्तिष्क को। ठीक, सिर तथा मस्तिष्क में याद रखना है कि नवजात शिशु के सिर जो है उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। ये तो आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा, किसके, बच्चे के शरीर की अपेक्षा कैसा होता है, बड़ा होता है। पहला पॉइंट आपको यही नोट करना है, यही याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद याद रखना है आपको कि जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होती है, तथा इसी में लिखना, तथा जन्म के समय सिर की जो लंबाई है, सिर की लंबाई कितनी होती है, सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई कितनी, 51 सेंटीमीटर मैंने बताई थी, शरीर की लंबाई की, ये लंबाई लिखा है। ठीक है, लंबाई की 1/4 होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसी में आपको नोट करना है आगे, क्या नोट करना होगा
कि जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 750 ग्राम होता है। कितना? सॉरी आई एम सो सॉरी, 350 ग्राम होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यही नोट करना है कि जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम होता है। और एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, वो आपको नोट कर लेना है। कौन सा? 6वें वर्ष तक, चूंकि शैशवावस्था आपकी 0 से 6 वर्ष है, तो 6वें वर्ष तक मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम हो जाता है। 6वें वर्ष तक मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम हो जाता है। कितना? 1250 ग्राम। ठीक है, जो कि आपके प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का 90% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है मस्तिष्क का। वाह, मैंने वाइट से मिटाना था, मैंने किस चीज़ से मिटा दिया? रेड से। चलिए कोई नहीं। मस्तिष्क का 90%, ठीक है, 90% भाग आपका क्या हो जाता है? भार हो जाता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था आपके लिए। अब हम बात करते हैं सिर के बाद किसकी? हड्डियों की। हड्डियों को भी पता होना चाहिए कि हड्डियाँ आपकी कितनी होंगी। तो हड्डियों में आपको याद रखना है हड्डियाँ कितनी होंगी। तो नवजात शिशु में आपसे पूछा जाता है, तो नवजात जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु में हड्डियाँ कितनी होती हैं? लिख लीजिएगा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ठीक है, इस अवस्था में जो हड्डियाँ हैं वो लचीली और कोमल होती हैं। कैसी होती हैं? लचीली और कोमल होती हैं। ठीक है, लचीली और कोमल होती हैं। लेकिन बाद में यही हड्डियाँ किसके कारण? CA3PO4 का होल ट्वाइस, किसके कारण? CA3PO4 का होल ट्वाइस के कारण कठोर होने लगती हैं। तो हड्डियों में कठोरता किस वजह से आती है? CA3PO4 का होल ट्वाइस के कारण। मैं फिर से बोल देती हूँ, आपको लिखना है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है, जो कि लचीली और कोमल होती हैं। ठीक, शैशवावस्था के बाद यही हड्डियाँ CA3PO4 का होल ट्वाइस के कारण कठोर होने लगती हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब आते हैं हमारे दांत, जिनके बिना हम लोग कुछ भी चबा नहीं सकते हैं, है ना? दांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। दांत, अब दांत में आपको पता होगा कि बच्चों के दांत कब निकलना शुरू होते हैं। तो बेसिकली 6 से 7 मंथ जो बालक का होता है, इस मंथ में बालक के दांत निकलना शुरू होते हैं। वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी यानी कि जो आपके टेम्परेरी, मतलब टूट जाते हैं थोड़े दिनों बाद। कब टूटते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक, तो 6 से 7 महीने में अस्थायी दूध के दांत, इनको कहते हैं अस्थायी दूध के दांत आपके क्या है? निकलते हैं। अस्थायी दूध के दांत निकलते हैं। ठीक है, 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी 20 दांत निकल आते हैं। कब तक? 1 वर्ष की आयु तक जितने भी दूध के दांत हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूध के सभी दांत कितने? 20 निकल जाते हैं। ठीक है, 5 से 6 वर्ष में आपके बालक में स्थायी दांत निकलते हैं। तो स्थायी दांत भी आपको याद रखना है। जब 5 से 6 वर्ष का होता है, तो 5 से 6 वर्ष में बालक के स्थायी दांत निकल आते हैं। ठीक है, स्थायी दांत निकलने लगते हैं। ठीक है, निकलने लगते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। नवजात शिशु की धड़कन कैसी होती है? तो नोट में आपको यहाँ लिख लेना है, नोट लगा लेना है आपको यहाँ पर। नवजात शिशु की धड़कन कैसी होती है? धड़कन कैसी होती है आपकी? अनियंत्रित होती है। याद रखिएगा। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 बार पर मिनट होती है। कब? प्रथम माह में। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रथम माह में। मैं बोल देती हूँ, प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 बार पर मिनट होती है। कितनी होती है? 140 बार पर मिनट होती है। ठीक, और 6वें वर्ष के अंत में 100 बार पर मिनट हो जाती है। याद रखिएगा। अब यहाँ से आपसे देखिए, अक्सर ये प्रश्न बनता है कि पेट के बल लेटने पर थोड़ी ऊपर उठाने का जो है बालक जो है, ये एक्टिविटी कब करता है? तो ये गामक नियंत्रण में आता है आपका। ठीक है, मोटर कंट्रोल में आता है। ठीक है, तो मोटर कंट्रोल आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं इसको, मोटर कंट्रोल। ठीक, यहाँ पर मैं मंथ लिखने वाली हूँ। क्या लिखने वाली हूँ? यहाँ पर मैं मंथ लिखने वाली हूँ, और यहाँ पर एक्टिविटी लिखने वाली हूँ। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर एक्टिविटी। अब मंथ में आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं पहले मंथ की एक्टिविटी बताने वाली हूँ।
1 m का मतलब है पहला मंथ, ठीक है। तो पहले मंथ में पेट के बल लेटे होने पर, पेट के बल लेटे होने पर थोड़ी ऊपर उठाना, ठीक है, थोड़ी ऊपर उठाना, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सेकंड मतलब जो दूसरा महीना है उसकी, फिर तीसरे की, और फिर यहाँ पर चौथे की। अभी तक इतना ही 4 देखते हैं पहले। दूसरे महीने में क्या होता है, पेट के बल लेटे होने पर छाती उठाने का प्रयास करता है, किसकी, पेट के बल लेटे होने पर, पेट के बल लेटे होने पर छाती ऊपर उठाने का प्रयास करता है, छाती ऊपर उठाने का प्रयास करता है। याद रखेंगे आप लोग। तीसरे महीने में क्या होता है, पीठ के बल लेटे होने पर। अब यहाँ पर पीठ के बल बात कर रहे हैं, ठीक है, पीठ के बल लेटे होने पर, बल, ठीक है, बल होता है ये, ठीक है, बल लेटे होने पर, पीठ के बल लेटे होने पर बच्चा क्या करता है, सिर उठाने का प्रयास करता है, सिर उठाने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके बाद आता है 4 महीने पर, तो सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है। 4 महीने में क्या होता है, सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है, सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है, बैठना शुरू कर देता है। आगे हमें कुछ और देखने हैं कि 5वें महीने में बालक कौन सी एक्टिविटी करता है। तो 5 मंथ में, फिर 6 मंथ में देखना होगा, फिर 7 मंथ में देखना होगा, फिर 8 मंथ में देखना होगा, फिर 9 में देखना होगा, 10 में देखना होगा, 11 में देखना होगा, ठीक है, 11, और उसके बाद 12 में देखना होगा, फिर आपका 13 में देखना होगा, 14 में देखना होगा, और आपका लास्ट में 15 मंथ तक देखना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको 1 बाय 1 करके इनको बता देती हूँ, और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछा जाएगा, और नहीं समझ आता है तो मैं बता दूंगी, ठीक है। 5 महीने का बालक जो है गोद में बैठने लगता है, किसमें, गोद में बैठने लगता है, गोद में बैठने लगता है, ठीक है। 6 महीने का बालक जो है कुर्सी पर बैठने लगता है, किस पर, कुर्सी पर बैठना शुरू कर देता है, बैठने लगता है। हालांकि सहारे की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर बिना सहारे के बैठने लगता है, कहाँ पर, 7वें महीने में बिना सहारे के बैठने लगता है। जैसे अभी मेरी भतीजी है तो वो 7 महीने की है, बैठने लगी है बिना सहारे के। 8वें महीने में सहारे के साथ खड़े होने की क्रिया होने लगती है, सहारे के साथ खड़े होने की क्रिया, खड़े होना। 9वें महीने में क्या होता है, सामान पकड़कर खड़े होना, सामान पकड़कर, जैसे आसपास अगर चेयर रखी होगी, टेबल रखी होगी, कुछ ऐसा अगर सामान रखा होता है, डिब्बा वगैरह बड़ा सा, तो उसको पकड़कर वो खड़ा होने लगता है, ठीक है, खड़ा होने लगता है, खड़े होना, ठीक। 10 महीने में क्या होता है, घुटने के बल चलना, किसके बल, घुटने के बल, घुटने के बल चलना, ठीक। तो घुटने के बल चलना 10 महीने में शुरू करता है। 11 महीने में बालक जो है अंगुली पकड़कर अपना शुरू कर देता है चलना, अंगुली पकड़कर आपका चलना, उंगली पकड़कर चलना, ठीक। हालांकि छोटे छोटे कदम रखता है, ज़्यादा नहीं रख पाता उस टाइम। 12 महीने में सामान पकड़कर चलना, सामान पकड़कर चलना, ठीक। 13 महीने में क्या करता है, सीढ़ी पर घिसट कर चलना, ठीक है। मैं अभी बता दूंगी इनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण है। 14 मंथ का होता है तो वो अकेले खड़े होने लगता है, क्या, अकेले खड़े होना, अकेले खड़े होना बिना सहारे के, मतलब यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में, बिना सहारे के खड़े होना। 15 महीने का बालक जो है अकेले चलने लगता है, क्या, अकेले चलने लगता है, फिर उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं बता देती हूँ आपको कौन सा महत्वपूर्ण है। एक तो 3 महीने वाला महत्वपूर्ण है, और एक ये 6 मंथ वाला आपका महत्वपूर्ण है। उसके बाद 7 मंथ वाला महत्वपूर्ण है, 8 वाला महत्वपूर्ण है, और 14 वाला महत्वपूर्ण है, 15 वाला महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतने ही आपको ज़रूर से याद रखने हैं। सो ये रहा आज का कंप्लीट लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। और आज हमने शैशवावस्था का अध्ययन किया है, उसके बाद कल का लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको बाल्यावस्था का अध्ययन करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।